अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक। आज हम बात कर लेते हैं आइट्रेटर्स की और जेनरेटर्स। तो बेसिकली आइट्रेटर्स क्या होते हैं? आइट्रेटर का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें आइट्रेशन परफॉर्म हो। आइट्रेशन का मतलब ये है कि एक लूप की तरह काम हो रहा है, एक के बाद एक एलिमेंट को विजिट किया जा रहा है। हम आइट्रेट कैसे कर सकते हैं? पाइथन में बहुत सारी चीजों में आइट्रेटर बिल्ट इन यूज हो रहा होता है, इटरेटर फंक्शंस। जैसे कि स्ट्रिंग्स में इटरेशंस हो रही होती है, लिस्ट में हो रही होती है, टपल्स में हो रही होती है, सेट्स में हो रही होती है, और इसी तरह और चीजों में भी हो रही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इटरेटर सिंपली वो ऑब्जेक्ट है जिसमें इटरेशन परफॉर्म होती है और फिर डेटा रिटर्न होता है, एक एलिमेंट एक वक्त एट अ टाइम। यहाँ आप बात कर सकते हैं कि पाइथन में बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस हैं जिसमें इटरेशंस हो रही है, जैसे स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स और। अब इसमें की पॉइंट्स ये हैं कि जब हम आइटरेटर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। एक आइटर, इसमें दो अंडरस्कोर्स आपने स्टार्टिंग में देने, फिर आइटर लिखना है और उसके बाद दो अंडरस्कोर और फिर मेथड कॉल हो रहा है पैरेंथेसिस के साथ। जो भी आइटरेटर क्लास होगी उसके अंदर आपके पास आइटरेटर का मेथड होना जरूरी है, जो कि बेसिकली इस्तेमाल होता है आइटरेटर को इनिशियलाइज करने के लिए कि आप आइटरेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप इनिशियलाइज जब क्लास में इनिट का मेथड यूज करते हैं तो आप क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट भी होता है, जो कि आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसी तरह दूसरी चीज हमारे पास आइटरेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास नेक्स्ट का मेथड हो जो आपको नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ लेकर जा रहा हो। और इसको हम इसी तरह लिखेंगे, दो अंडरस्कोर और इसके बाद नेक्स्ट और फिर दो अंडरस्कोर और फिर पैरेंथेसिस। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन में आइटरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए, टपल के लिए, तो हम बेसिकली उसमें नेक्स्ट का मेथड यूज कर रहे होते हैं जो आपके लूप में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ स्विच कर रहा होता है। और जब हम आइट्रेशन को खत्म करेंगे, आइट्रेटर को परफॉर्म करते हुए, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन रेज होगी जिसे हम स्टॉप आइट्रेशन का नाम देते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें हमने आइट्रेटर किस तरह यूज किया है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया है आइट्रेटेबल वैल्यू, जो कि हमने एक प्रोग्रामिंग हीरो एप्लीकेशन का नाम है वो दे दिया। आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग भी दे सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। और फिर आपने एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया है, इसमें आपने आइटर का कीवर्ड यूज किया है जो आइटरेशन परफॉर्म करेगा आइटरेबल वैल्यू में। यानी कि हमने इसमें व्हाइल लूप लगाया है कि ट्राई करो, यानी कि आइटरेशन परफॉर्म करते रहो जब तक आइटरेबल ऑब्जेक्ट मौजूद है। यानी कि यहाँ पर जब तक वैल्यूज मौजूद है तब आप तक आइटरेशन परफॉर्म होती रहेगी और आइटम्स को प्रिंट करता रहेगा और रेज कर देगा एक्सेप्शन स्टॉप आइटरेशन की, जब हमारे पास खत्म हो जाएंगे हमारे पास स्ट्रिंग्स आखिरी कैरेक्टर तक जी तक।
आप देख सकते हैं कि जब आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है तो ये पाइथन, उसके बाद स्पेस और उसके बाद प्रोग्रामिंग को प्रिंट करके हमें दें। हमने इसको आइटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है आइटरेट मेथड यूज करके, और इसमें हमने नेक्स्ट का कीवर्ड भी यूज किया है इन प्लेस ऑफ यूजिंग। हम जैसे कि लूप में कोई वेरिएबल लेते थे जैसे नम, और नम में प्लस इक्वल्स टू 1 करते थे और उसमें इंक्रीमेंट लगाते थे कि नेक्स्ट में जाओ। तो इसमें हमने डायरेक्ट नेक्स्ट का कीवर्ड यूज किया है ताकि वो नेक्स्ट है उसमें चला जाए। यहाँ हम देख सकते हैं ट्राई कर रहा है ये आइटम को नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करवाने के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास वही काम कर रहा है जो हम लूप के अंदर इंक्रीमेंट करने का करते थे। अब हम देख लेते हैं कि हम अपना एडवेटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच कैसे बना सकते हैं। एक क्लास ले लेते हैं डेटा नाम की, और उसमें हमने कंस्ट्रक्टर पास किया है जिसमें आपने सेल्फ का कीवर्ड जरूर यूज करना होता है क्योंकि आप क्लास में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने एक लिमिट का आर्ग्यूमेंट पास किया है जो कि जब हम क्लास को कॉल करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इसमें लिमिट बता दें कि हम कहाँ तक लूप चलाना चाहते हैं। तो आपने सेल्फ डॉट लिमिट इक्वल्स टू लिमिट कर दिया है, यानी कि जो कीवर्ड आपका है क्लास का उसमें वो वेरिएबल पास कर दो जो कि आपका आर्गुमेंट में पास हो। अब इसमें हम ये करेंगे कि हमें दो फंक्शंस की जरूरत है, एक आइटरेबल के लिए यानी आइटरेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके लिए आइटर का फंक्शन और मेथड यूज हो रहा है, और आइटर का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो अपने आप को रिटर्न करता है, रिटर्न इटसेल्फ। तो जब आइटरेशन परफॉर्म होगी तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 10 होगी। आप इधर 1 भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम 1 दें तो आइटरेशन आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है। और इसमें दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि नेक्स्ट का मेथड यूज होगा जो आपको बताएगा कि आपने नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट हो जाना। अब आपके पास एक्स की सैम डॉट वैल्यू मौजूद है जो कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, एक्वेशन फंक्शन है जो कि 1 है। अगर हमारे पास एक्स बड़ा है, सैम डॉट लिमिट जो भी आपने लिमिट दी होगी उससे बड़ा है, तो ये कर देगा रेस स्टॉप आइट्रेशन की एक्सेप्शन को रेस। अगर ऐसा नहीं है, लिमिट से बड़ा नहीं है, तो ये परफॉर्म करेगा हमारे पास आइट्रेशन जिसमें ये हो रहा है कि सेम डॉट वैल्यू के वेरिएबल में x+1 हो रहा है। और यहाँ पे x क्या है, x हमारे पास सेम डॉट वैल्यू है यानी कि हमारी सबसे पहले 1 है, तो उसमें जब +1 होगा तो ये 2 हो जाएगी। फिर दोबारा चेक करेगा कि लिमिट से बड़ा तो नहीं है 2, तो आपकी अगर हमने लिमिट 15 दी है यहाँ पे तो छोटा है, फिर दोबारा इटरेशन परफॉर्म होगी तो इसको 3 कर देगा। फिर 3+1 को चेक करेगा, जब तक चेक करता रहेगा ये जब तक आपके पास 15 नहीं हो जाता। हम इसमें 5 करके देख लेते हैं। अब हम 5 करेंगे और रन करेंगे इस लूप को, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 दी थी, 1 आ गई, और तब तक आइट्रेशन परफॉर्म होती रहेगी जब तक 5 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं आ जाता। साथ जब 5 से बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो ये स्टॉप कर देगा आइट्रेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी चीज को दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि आपने सर्व डॉट नम में 1 डाल दिया है और
ये वेरिएबल आप यूजर से नहीं ले रहे हैं, ये आपका अपना इनिशियल वैल्यू का वेरिएबल। और एट्रिशन कब तक परफॉर्म होगी और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहीं से स्टार्ट होगी जो आपका स्टार्टिंग वेरिएबल। और नेक्स्ट का मेथड आपके पास वही काम करेगा कि जब तक वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, यहाँ 5 हम यूजर से नहीं ले रहे, हम खुद से दे रहे हैं। तो जब हमने 5 तक वैल्यू बता दी कि इसकी लिमिट 5 है, तो ये 5 तक लेकर जाएगा, और जब आपसे को 5 से बड़ा एरर मिलेगा तो रेस कर देगा स्टॉप एट। और इसमें हमने ये किया है, एक वेरिएबल लिया है काउंटर, और उसमें आपने यही क्लास काउंटर फॉर 5 को कॉल कर दिया है। हम 5 की जगह काउंटर ज्यादा भी ले सकते हैं, काउंटर आपको 15 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे फिर वही पास करें, तो हमें यहाँ पर वैल्यू भी 15 देनी होगी, क्योंकि हमने 15 तक का काउंटर बनाया है। अब इसमें ये होगा, जब आपने इसमें फॉर लूप चलाया इस वेरिएबल के ऊपर, एक यानी फॉर नंबर इन काउंटर, इस वेरिएबल में फॉर लूप चला दो नंबर के लिए, कि जब तक हमारे पास नंबर आइटरेट होते रहे तब तक प्रिंट कर दे। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 तक हमारे पास नंबर प्रिंट हो रहा है। ये हो गई बात हमारे पास आइटरेशन और आइटरेटर। अब बात कर लेते हैं जनरेटर क्या होते हैं। जनरेटर फंक्शन भी बेसिकली आइटरेटर फंक्शन होते हैं, और इसमें आइटर और नेक्स्ट का मेथड इस्तेमाल नहीं है। आपने सिंपल इसमें यील्ड का मेथड यूज करना है, जिससे आप इसको जनरेटर फंक्शन बना दें। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जनरेटर इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट समथिंग, मगर क्या, ये आइटरेटर्स को ही जनरेट कर रहा है। जनरेटर internally take care of all that needs to perform and create an iterator generator। ऐसे ही iterator iterable generator ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जनरेट फंक्शन यूज होते हैं, जिसमें हम आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप बिल्ट इन रैंडम फंक्शन को देख सकते हैं कि जब आपने इम्पोर्ट करा रैंडम फंक्शन को, और उसमें आपने एक रेंज दे दी, एक फंक्शन बनाया डेटा नाम का, और उसमें आपने आई इन रेंज 5 कर दिया। आई अगर यूज नहीं कर रहे तो आप इसकी जगह अंडरस्कोर भी यूज कर सकते। अब इसमें रिटर्न इसमें ये करना है कि रैंडम के अंदर एक मेथड मौजूद है रैंड इंड का, इसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यू बतानी होती है और एंडिंग वैल्यू बतानी होती है। आप यहाँ 5 भी दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग 5 है। और जब ये प्रिंट करेगा डेटा, तो रैंडम नंबर 1 से लेकर 5 की रेंज में जनरेट करके दे देगा। देखिए, अब 4 आ गया, अब 3 आ गया, अब 5 आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसमें 50 देंगे तो 50 तक की रेंज के नंबर जनरेट करके देंगे। अगर हम बात कर लें कि जनरेट 5 रैंडम नंबर्स की, तो उसमें आप बस देख सकते हैं कि हमने 5 को भी नंबर को जनरेट कर लिया और 50 को भी कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि रैंडम नंबर जनरेट हो गए। जनरेटर का फंक्शन हम इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें हम ड्यूल का कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि वो हमारे पास आइटेबल वैल्यू को रिटर्न कर दे।
जैसे आप नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड यूज करते थे, इसमें यील्ड का कीवर्ड यूज होगा। मगर रिटर्न आपके पास सारी की सारी वैल्यूज को मेमोरी में रखता है, जबकि यील्ड का कीवर्ड एक वक्त में एक एलिमेंट को मेमोरी में रखता है। तो ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है और मेमोरी कंज्यूमिंग को कम करता है। अगर देखा जाए, अगर फंक्शन कंटेन करता है एक यील्ड स्टेटमेंट को, तो वो जनरेटर फंक्शन बन जाता है। जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए सिंपल ये चीज होती है कि आपने यील्ड का कीवर्ड यूज करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि आप किसी रैंडम नंबर को ले लें और इसमें आपने रेंज दे दी कोई 5 तक की। हम अंडरस्टैंड को यूज कर लेते हैं, क्या को हम मजीद आगे यूज नहीं करना। तो यहाँ आपने रेंज दे दी है 10 तक, यानी कि 10 रैंडम नंबर जनरेट करके दिखाओ। रेंज कौन सी है? 1 से लेके 10 तक। रेंज भी हम 1 से लेके 10 तक दे रहे हैं और नंबर भी हम 10 जनरेट करना चाह रहे हैं। तो फिर जब हम इसमें लूप चलाएंगे और नंबर को प्रिंट करेंगे, हमारे पास ये होगा कि पूरा लूप चल के आ जाएगा। पहले जो उसने नंबर जनरेट किया वो 5 है, दूसरी टाइम पे इसने 7 किया, तीसरे पे 7 थे, चौथे पे 10, पांचवे पे 9। अगर हम इसमें 100 दे दें तो ये 100 तक के रैंडम नंबर्स को जनरेट करके देगा। और 100 तक के नंबर जनरेट कर रहा है, मगर हमने लूप कहाँ तक चलाया? 10 तक चलाया, यानी 10 नंबर जो कि 1 से लेकर 100 तक की रेंज में रैंडमली जनरेट हो रहा है। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कम रेंज के नंबर जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल 4, देखते हैं कि ये 10 नंबर्स 4 तक की रेंज क्या जनरेट कर रहा है। कि 2 दफा और 3 दफा, 4 दफा 4 रिपीट हो रहा है, और 3 एक बार और 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 हमारे पास 2 बार। तो आप किसी को कोई एक नंबर ज्यादा बार देना चाह रहे हैं, और रैंडमली बता दूंगी कौन सा नंबर ज्यादा देना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक और हम फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ हम यूजर से ले रहे हैं एन। जब हम फंक्शन को लूप के जरिए कॉल कर रहे हैं काउंट नंबर इन काउंट अप टू 3, जब तक काउंट हमारे पास छोटा है उस नंबर से जो कि आपने रेंज में यहाँ पर फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया है, तब तक आप उसमें +1 करते रहो। और यील्ड काउंट वही काम कर रहा है रिटर्न वाला, मगर यील्ड आपके पास एक वक्त में एक एलिमेंट के लिए मेमोरी कंज्यूम करता है। आप इधर 30 दे दें तो ये तब तक करता रहेगा जब तक 30 नहीं आता। हम जनरेटर को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने जनरेटर एक्सप्रेशन में पहले एक्सप्रेशन बतानी है, और फिर आपने बताना है फॉर आइटम इन आइटम। लाइक आपने बता दिया कि आप यहाँ एक नंबर का स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, किस रेंज में? 3 के रेंज में। तो सबसे पहले हमारे पास 0 नंबर होता है, तो 0 का स्क्वायर आपके पास 0 ही है। उसके बाद आपके पास 1 नंबर होता है, 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 ही है। उसके बाद 2 होता है, और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। अगर आप उसमें स्टार्टिंग नंबर भी बता देंगे
तब ये स्टार्ट होगा 1 से। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला नंबर तो उसने 1 का स्क्वायर ले लिया, यानी यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास रेंज में 2 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 आ रहा है। मगर आखिर वाला जो नंबर है उससे एक -1 लगता है, इसकी वजह से लास्ट वाली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। और यहाँ ये हो रहा है कि हम नेक्स्ट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि आपको नेक्स्ट नंबर जनरेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इधर ज्यादा रेंज ले लेते हैं 10 तक, और हमने नेक्स्ट नंबर जनरेट करवाया है और यहाँ लूप नहीं लगाया, तो ये दो ही नंबर जनरेट करके देगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेटर आपको पहला नंबर जनरेट करके बताएगा, और उसके बाद जब आपने दोबारा प्रिंट कराया नेक्स्ट जनरेटर, तो ये वाली जो आपने जनरेटर एक्सप्रेशन फॉर्म किए उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर करेगा। तो जितनी दफा आप इसको प्रिंट करेंगे, ये उतनी दफा नेक्स्ट नंबर आपको करके देगा। आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर हमारे पास आ गया है, जो कि बता रहा है 3 × 3 = 9। हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करें, तो हम इसमें और का लूप भी लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग नंबर 1 था, और उसके बाद 4 था, और उसके बाद 9 था, बस 16, यानी कि 1 1 × 1, 2 × 4, 3 × 9, 4 × 16, 5 × 25, 6 × 36, and 7 7 × 49, 8 8 64, and 9 9 80। तो ये तरीका है हमारे पास। अब 11 जब हमने दिया है, तो ये हमारी रेंज में नहीं है। तो इसके लिए अगर हम चाह रहे हैं 10 का भी स्क्वायर प्रिंट करना, तो हमने 11 देना है, ताकि 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की रेंज का हमारे पास स्क्वायर है। आप यहाँ कोई और काम भी कर सकते हैं, स्क्वायर की जगह आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके देंगे, 1 से लेकर के 10 तक के लिए। आप यहाँ कोई और काम करवा सकते हैं, तो डिवीजन भी पता कर सकते हैं। तो ये इस तरह से तो डिवीजन आपके पास आ गई है। आप एक्सप्रेशन कोई भी दे सकते हैं, जो भी काम आपको परफॉर्म करना। आप सिंपल x+1 भी कर सकते हैं। तो देखें, x+1 के पहला नंबर आपके पास 1 था, उसमें 1 प्लस होगा 2, तो ये 2 से लेके 11 तक की आपको रेंज है। तो हम स्क्वायर ही कर लेते हैं, हम पावर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए भी आपको मैथ का फंक्शन यूज करना है। सारे नंबर को हाँ 10 से मल्टीप्लाई, इससे हमें 10 का टेबल मिल जाएगा। आप इस तरह से टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी तक के लिए काफी है इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।